क्या आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान पर आप अपनी जान से ज़्यादा भरोसा करते हैं वही आपके खिलाफ सबसे गहरी साजिश रच रहा हो। ये घटना है पुणे के एक बेहद होनहार युवक की, जिसके सुनहरे सपनों की कीमत करोड़ों रुपयों में लगाई गई। एक ऐसा रिश्ता जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें फरेब की दीमक लगी थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे खेल के पीछे सिर्फ दो लोग थे या फिर असली मास्टरमाइंड कोई अपना ही था? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये घटना शुरू होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर से। केतन अग्रवाल, जो महज 26 साल का एक बेहद समझदार और होनहार युवक था। केतन ने अपनी पढ़ाई अमेरिका के बहुत बड़े शहर बोस्टन से पूरी की थी। वहाँ वो चाहता तो एक बहुत ही आराम की जिंदगी बिता सकता था, लेकिन उसे अपनी मिट्टी और अपने परिवार से प्यार था। वो वापस भारत आया और अपने पिता के साथ रियल एस्टेट, जमीन और मकान बनाने का काम के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। केतन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, उनका गुरूर था। दूसरी तरफ थी 20 साल की सिया गोयल। सिया की दुनिया केतन से बिल्कुल अलग थी। उसे पार्टियों, महंगे शौक और दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद था। जब केतन के परिवार ने सिया को अपने बेटे के लिए पसंद किया तो दोनों परिवारों की रजामंदी से 19 फरवरी 2026 को उनकी सगाई बहुत ही धूमधाम से हो गई। ये कोई आम शादी नहीं होने वाली थी। नवंबर 2026 में राजस्थान के उदयपुर के एक शाही महल में इनकी शादी तय की गई थी, जिसका पूरा बजट लगभग 17 करोड़ रुपए था। सगाई के दिन दोनों परिवारों में बहुत खुशी थी। सिया के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस मुस्कान के पीछे कितनी गहरी सच्चाई छिपी हुई थी। दरअसल सिया अपने मन में किसी और को अपना मान चुकी थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम चेतन चौधरी था। सिया उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर सिया चेतन को पसंद करती थी तो उसने केतन से सगाई के लिए हाँ क्यों कहा? यहीं से शुरू होता है लालच का खेल। सिया को शायद वो 17 करोड़ की शाही शादी और केतन की अपार दौलत बहुत अच्छी लग रही थी। वो उस शानो शौकत को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन केतन को अपनाना भी नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि शादी में अभी काफी समय है, तब तक वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। लेकिन जब शादी की तारीख जल्दी तय हो गई तो सिया घबरा गई। उसने सच बोलकर रिश्ता तोड़ने का सीधा रास्ता नहीं चुना, बल्कि एक ऐसा रास्ता चुना जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। अब इस घटना में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ आता है। पुलिस की जांच में सिया के सगे भाई साहिल का नाम भी सामने आने लगा, लेकिन साहिल इस कहानी में कैसे आया? जांच के दौरान पता चला कि साहिल और चेतन चौधरी, सिया का बॉयफ्रेंड, बहुत पुराने और अच्छे दोस्त थे। दोनों अक्सर साथ में क्रिकेट खेलते थे। साहिल को अपनी बहन सिया और चेतन के रिश्ते के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, तो फिर साहिल ने केतन के साथ अपनी बहन की सगाई क्यों होने दी? केतन के परिवार का आरोप है कि साहिल की नज़र केतन की करोड़ों की दौलत पर थी। साहिल जानता था कि केतन का परिवार बहुत अमीर और रसूखदार है। अगर सिया की शादी वहां होती है तो साहिल को भी अपने बिजनेस और करियर में बहुत बड़ा आर्थिक फायदा मिल सकता है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि सगाई के बाद सिया ने केतन से शॉपिंग और अन्य खर्चों के बहाने करीब 1 करोड़ रुपए लिए थे। हैरानी की बात यह है कि ये बड़ी रकम उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन को उसका काम बढ़ाने के लिए ट्रांसफर कर दी थी। पुलिस को शक है कि इस पैसों के लेन देन और पूरी योजना में साहिल की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। क्या 17 करोड़ की दौलत के लिए साहिल ने ही अपनी बहन को मोहरा बनाया? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सबको चौंका दिया। सगाई के बाद केतन ने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ अपनाना शुरू कर दिया। उसके लिए ये सिर्फ 2 लोगों का साथ नहीं, बल्कि 2 परिवारों का मिलन था। वो अपने बिजनेस की जिम्मेदारियों के साथ साथ आने वाली शादी की तैयारियों में भी दिलचस्पी लेने लगा। दोनों परिवार नवंबर 2026 में होने वाली शाही शादी की तैयारियों में जुट गए। उदयपुर के आलीशान वेन्यू से लेकर मेहमानों की सूची, कपड़ों के डिजाइन और अन्य व्यवस्थाओं तक हर छोटी बड़ी बात पर चर्चा होने लगी। केतन भी भविष्य के सुनहरे सपने देख रहा था और उसे विश्वास था कि उसकी नई जिंदगी खुशियों से भरने वाली है। लेकिन दूसरी ओर सिया का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। बाहर से वो सब कुछ सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन पुलिस जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के अनुसार उनके निजी जीवन में कई ऐसी बातें चल रही थी जिनकी जानकारी केतन या उसके परिवार को नहीं थी। जांच में ये दावा किया गया है कि सिया पहले से ही चेतन चौधरी के साथ रिश्ते में थी और उसी के साथ अपना भविष्य देख रही थी। हालांकि ये बात उस समय केतन के सामने कभी नहीं आई। उसे यही लगता रहा कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है
और वे जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इसी दौरान केतन ने सिया पर पूरा भरोसा भी करना शुरू कर दिया। वो उसके साथ समय बिताता, भविष्य की योजनाओं पर बात करता और शादी के बाद की जिंदगी को लेकर खुश रहता था। पुलिस के अनुसार सगाई के बाद दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही और कई बार मुलाकातें भी हुई, लेकिन जांच में ये भी सामने आया कि इन मुलाकातों के दौरान दोनों की सोच और इरादे एक जैसे नहीं थे। जहां केतन इस रिश्ते को पूरी गंभीरता से निभाना चाहता था, वहीं जांच एजेंसियों का दावा है कि सिया के मन में अलग तरह की दुविधा और योजनाएं चल रही थीं। यही वो दौर था जब बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ महीनों में यही रिश्ता पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाएगा और इसकी परतें खोलने के लिए पुलिस को डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, वित्तीय लेन देन और कई अन्य पहलुओं की गहराई में जांच करनी पड़ेगी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, इस कहानी में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी, चेतन चौधरी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि चेतन कोई नया व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो काफी समय से सिया के संपर्क में था। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और उनके बीच करीबी संबंध होने का दावा जांच में आया है। यही वजह थी कि अधिकारियों ने उनके पुराने कॉल रिकॉर्ड, मुलाकातें और डिजिटल गतिविधियों की भी विस्तार से जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि सगाई के बाद भी सिया और चेतन के बीच बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। पुलिस के अनुसार दोनों नियमित रूप से संपर्क में थे और कई बार मुलाकात भी करते थे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसियों ने यह समझने की कोशिश की कि क्या सगाई के बावजूद दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे और क्या इसका आने वाली घटनाओं से कोई संबंध था। हालांकि इन पहलुओं की पुष्टि अदालत में अंतिम रूप से होना अभी बाकी है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या परिवारों को इस रिश्ते की जानकारी थी। उपलब्ध जांच रिपोर्टों के अनुसार केतन और उसके परिवार को सिया और चेतन के कथित रिश्ते की कोई जानकारी नहीं थी। वे पूरी तैयारी के साथ शादी की योजनाओं में लगे हुए थे और उन्हें विश्वास था कि दोनों परिवारों की सहमति से तय हुआ ये रिश्ता सफल रहेगा। दूसरी ओर जांच के दौरान सिया के परिवार के कुछ सदस्यों से भी पूछताछ की गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्हें इस बारे में पहले से कोई जानकारी थी या नहीं। हालांकि अब तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड में ऐसा कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया कि परिवार का कोई सदस्य इस कथित रिश्ते या आगे की घटनाओं की योजनाओं में शामिल था। यही कारण है कि इस मामले में कई सवाल अभी भी जांच और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। पुलिस ने जिन तथ्यों को अपने रिकॉर्ड में शामिल किया है उनकी जांच अदालत में जारी है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति की भूमिका को अंतिम और सिद्ध मानना अभी उचित नहीं होगा। घटना वाले दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य लग रही थी। केतन अपने घर से इस भरोसे के साथ निकला कि वो अपनी मंगेतर सिया के साथ कुछ अच्छा समय बिताने जा रहा है। परिवार के किसी सदस्य को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात बन जाएगी। पुलिस जांच के अनुसार पहले से बनी कथित योजना के तहत दोनों मिलने के बाद एक साथ महाराष्ट्र के मशहूर लोहागढ़ किले की ओर गए। ये जगह अपनी खूबसूरत वादियों और ट्रैकिंग के लिए काफी फेमस है, इसीलिए वहां जाना किसी को भी अजीब या शक वाली बात नहीं लगी। जांच एजेंसियों के अनुसार दोनों ने किले के आसपास कुछ समय बिताया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों के बयान, उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, रास्ते में लगे कैमरे और मोबाइल लोकेशन डेटा को जोड़कर उस दिन की सारी एक्टिविटीज को देखा और एक समय रेखा तैयार करने का प्रयास किया। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों और अन्य रिकॉर्ड से ये पुष्टि हुई है कि घटना से पहले दोनों एक ही स्थान पर मौजूद थे। इसके कुछ समय बाद ऐसी स्थिति बनी जिसमें केतन गंभीर रूप से घायल हो गया। शुरुआती जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों और बचाव दल ने तुरंत सहायता पहुंचाई। उसे बिना समय गंवाए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। अस्पताल की ओर से उसके निधन की पुष्टि किए जाने के बाद ये खबर परिवार तक पहुंची, जिससे दोनों परिवारों में शोक की लहर फैल गई। शुरुआत में पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण ट्रैकिंग हादसा ही मान लिया था। लोहागढ़ किले की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही है कि वहां थोड़ी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। केतन के परिवार को जब सूचना दी गई तो उन्हें भी यही लगा कि शायद पैर फिसलने से ये भयानक हादसा हुआ है। लेकिन इस पूरे केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब मेडिकल बोर्ड की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई। डॉक्टरों के विशेष पैनल ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि केतन के शरीर पर मौजूद चोटें केवल ऊंचाई से गिरने के कारण नहीं आई थी। उनके हाथों और कोहनियों पर कुछ ऐसे डिफेंसिव वुंड्स है, यानी कि बचाव के दौरान आई चोटें थी, जो ये चीख कर कह रहे थे कि गिरने से ठीक पहले कोई हाथापाई या भारी संघर्ष हुआ था। इसके अलावा जिस कोण से शरीर नीचे गिरा था उसका पैराबोलिक कर्व ये साबित कर रहा था कि वो एक सामान्य फिसलन नहीं थी, बल्कि उन्हें पीछे से पूरी ताकत लगाकर हवा में धकेला गया था। विज्ञान के इन ठोस और अकाट्य सबूतों ने हादसे की थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी और ये तय कर दिया कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक बेहद
ठंडे दिमाग से रची गई खौफनाक साजिश है। इस जांच का एक और सबसे मुश्किल हिस्सा था उस सैकड़ों फीट गहरी खाई में सर्च ऑपरेशन चलाना जहां केतन गिरे थे। पुलिस और रेस्क्यू टीम को शक था कि वारदात के दौरान कोई न कोई अहम सुराग या केतन का कोई सामान वहां छूट गया होगा। लोहगढ़ किले की वो खाई इतनी गहरी और खतरनाक है कि वहां इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन सा होता है, लेकिन पुलिस ने ड्रोन कैमरों और रस्सियों के सहारे पेशेवर माउंटेनियर्स पर्वतारोहियों की मदद से इस पूरे इलाके को बारीकी से छाना। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कुछ ऐसी चीजें मिली जो सीधे तौर पर हाथापाई की ओर इशारा कर रही थी। वहां की टूटी हुई झाड़ियां और कुछ निशान बता रहे थे कि केतन ने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश जरूर की थी। ये कोई सीधा फॉल नहीं था, बल्कि वहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद हुई थी जिसे खामोशवादियों ने अपने अंदर दफन कर लिया था। इस पूरी कहानी में एक गवाह ऐसा भी था जो खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह रहा था, और वो थी केतन के फोन में मौजूद उनकी आखिरी तस्वीरें। पुलिस ने जब उन तस्वीरों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जो सिया ने वारदात से कुछ मिनट पहले खींची थी, तो उनमें एक अजीब सी बात नजर आई। आमतौर पर जब कोई कपल घूमने जाता है तो उनकी तस्वीरों में एक खुशी और अपनापन होता है, लेकिन उन तस्वीरों में केतन का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त लग रहा था। उनके हाव भाव बता रहे थे कि शायद उन्हें सिया के बदलते व्यवहार या उस सुनसान जगह को लेकर कुछ असहजता महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ सिया उन तस्वीरों में एक खास एंगल बनाए हुए थी, जैसे वो ये सुनिश्चित कर रही हो कि कैमरे के फ्रेम में पीछे का वो खतरनाक हिस्सा जरूर दिखे जहां से धक्का देना आसान था। जब ये पूरी तरह से साफ हो गया कि केतन के साथ एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है, तो शक की सीधी सुई मौके पर मौजूद एकमात्र शख्स सिया गोयल पर घूमी। इसके साथ ही साइबर सेल की शुरुआती भनक में चेतन चौधरी का नाम भी सामने आ चुका था। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिना देरी किए इन दोनों को हिरासत में ले लिया, लेकिन असली चुनौती इन दोनों से सच उगलवाना था। दोनों बहुत ही शातिर थे और उन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए पहले से ही मनगढ़ंत कहानी रट रखी थी। यहाँ पुलिस ने मनोविज्ञान की एक बहुत ही मशहूर और कारगर तकनीक प्रिजनर्स डिलेमा का इस्तेमाल किया। सिया और चेतन को पुलिस स्टेशन के अलग अलग कमरों में बैठाया गया जहां वे एक दूसरे को देख या सुन नहीं सकते थे। कुछ घंटों की खामोशी के बाद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी चेतन के कमरे में गए और उससे कहा, सिया ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने अपने लिखित बयान में कहा है कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड तुम हो और उसने खुद को सरकारी गवाह बनाकर सारा इल्जाम तुम्हारे सिर पर डाल दिया है। ये सुनते ही चेतन का आत्मविश्वास बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। खुद को उम्र कैद से बचाने की खातिर वो बुरी तरह से टूट गया और उसने सारा सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि केतन को रास्ते से हटाने की मुख्य योजना सिया की ही थी और सिया उसे लगातार ऐसा करने के लिए उकसा रही थी। उधर जब सिया को चेतन के इस कबूलनामे का ऑडियो सुनाया गया तो उसका वो बेचारी और डरी हुई लड़की का मुखौटा एक सेकंड में उतर गया। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम मढ़ने लगे और इसी ब्लेम गेम ने पुलिस को उनके खिलाफ सबसे मजबूत गवाही दे दी। पुलिस की जांच केवल उनके मुख्य मोबाइल नंबरों तक सीमित नहीं थी। जब दोनों के मुख्य फोन से डिलीट किया गया डेटा रिकवर हो रहा था, तभी साइबर सेल के हाथ एक और चौंकाने वाली जानकारी लगी। चेतन और सिया आपस में बात करने के लिए एक बर्नर फोन या सीक्रेट सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सिम कार्ड किसी फर्जी पहचान पत्र के आधार पर लिया गया था। सिया ने इस नंबर को अपने फोन में किसी वेडिंग वेंडर या फिर इवेंट प्लानर के नाम से सेव किया हुआ था, ताकि अगर केतन कभी उसका फोन देख भी ले तो उसे शक ना हो। इस सीक्रेट नंबर की कॉल डिटेल रिपोर्ट ने पुलिस को बताया कि ये दोनों अक्सर आधी रात के बाद घंटों बातें किया करते थे। वारदात वाले दिन भी इसी सीक्रेट सिम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था ताकि मुख्य नंबरों पर कोई शक न जाए। लेकिन पुलिस के एडवांस सर्विलांस सिस्टम ने IMEI नंबर को ट्रैक करके इस छिपे हुए राज को भी बेनकाब कर दिया। अब बात करते हैं चेतन चौधरी के उस 90 किलोमीटर लंबे सफर की जो उसने लोहगढ़ किले तक पहुंचने के लिए तय किया था। पुलिस के लिए ये साबित करना बहुत जरूरी था कि चेतन उस दिन किले पर मौजूद था। इसके लिए पुलिस ने रिवर्स ट्रैकिंग का सहारा लिया। पुणे ग्रामीण पुलिस की कई टीमों ने लोहगढ़ किले से लेकर चेतन के घर तक के रास्तों पर लगे लगभग 150 से ज्यादा निजी और सरकारी CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला। चेतन इतना शातिर था कि उसने मुख्य हाईवे और टोल नाकों से बचने के लिए गाँव के कच्चे और सुनसान रास्तों का चुनाव किया था। उसने अपने स्कूटर की नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा दिया ताकि कैमरों में नंबर कैद न हो सके, लेकिन रास्ते में एक छोटे से पेट्रोल पंप और एक ढाबे के CCTV कैमरा में उसकी धुंधली तस्वीर कैद हो गई। पुलिस ने जब उन तस्वीरों को इन्हांस किया तो हुड्डी के नीचे छिपे चेतन के चेहरे की रूपरेखा और उसके जूते बिल्कुल मैच कर गए जो उसने गिरफ्तारी के वक्त पहने हुए थे। अपराधी अक्सर खुद को बचाने के लिए एक झूठी कहानी तैयार रखते हैं। चेतन ने भी पुलिस को गुमराह करने के लिए एक बहुत ही पक्की कहानी गढ़ रखी थी। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसने दावा किया कि 18 जून को वो पुणे में अपने एक दोस्त के घर बैठकर फिल्म देख रहा था और उसके पास फिल्म की ऑनलाइन टिकट और फूड डिलीवरी की रसीद भी है। शुरुआत में उसकी ये कहानी एकदम सच लग रही थी क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में उसके अकाउंट से वाकई टिकट बुक थी, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बारीकी यही काम आई। जब पुलिस ने फूड डिलीवरी वाले से पूछताछ की और उस दोस्त के घर के बाहर लगे कैमरे चेक किए तो पता चला कि फिल्म की टिकट और खाना चेतन ने अपने फोन से जरूर बुक किया था, लेकिन वो सब उसने अपने उसी दोस्त को भिजवाया था ताकि लोकेशन ट्रेस होने पर लगे कि
चेतन वहीं मौजूद था। ये एक डिजिटल धोखा था जिसे पुलिस की पैनी नजरों ने पकड़ लिया। आज के समय में अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, तकनीक उसे पकड़ ही लेती है। इस वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद सिया और चेतन ने अपने मोबाइल से सारी व्हाट्सएप चैट्स, कॉल लॉग्स और तस्वीरें डिलीट कर दी थी। उन्हें लगा था कि डिजिटल सबूत मिटा देने से वे कानून की नजरों से बच जाएंगे, लेकिन पुलिस ने मोबाइल सर्वर और डेटा डंप का इस्तेमाल करके सब कुछ रिकवर कर लिया। सबसे डरावना सबूत था घटना वाले दिन की वो 34 मिनट लंबी फोन कॉल। जब चेतन किले की चोटी पर खड़ा था, ठीक उसी समय सिया लगातार अपने फोन पर चेतन के साथ कॉल पर जुड़ी हुई थी। वो इशारों में चेतन को केतन की स्टीक लोकेशन दे रही थी। इसके अलावा मोबाइल टावर डंप डेटा से ये भी साबित हो गया कि उस समय चेतन का फोन उसी पहाड़ी के नेटवर्क से सिग्नल ले रहा था। सीसीटीवी में चेतन ने हुडी पहनकर अपनी पहचान छिपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने फोरेंसिक गेट एनालिसिस चलने के तरीके का अध्ययन के जरिए कोर्ट में ये साबित करने का पूरा आधार तैयार कर लिया कि वो हुडी वाला शख्स चेतन ही था। पूछताछ में जब पैसों के लेन देन का जिक्र आया तो पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। ये केवल एक लव ट्रायंगल का मामला नहीं था, ये लालच और ठगी का एक बहुत बड़ा नेक्सस था। सगाई के बाद सिया ने उदयपुर की शाही शादी की तैयारियों के नाम पर केतन से करीब 1 करोड़ रुपए लिए थे। सिया ने केतन को बताया था कि वो पैसा वेन्यू बुकिंग, इवेंट मैनेजमेंट और महंगे गहनों के एडवांस के लिए है, लेकिन पुलिस की ऑडिट रिपोर्ट ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को चौंका दिया। उदयपुर में किसी भी होटल या वेडिंग प्लानर को कोई एडवांस दिया ही नहीं गया था। सिया ने बहुत ही शातिर तरीके से फर्जी वेंडर्स के नाम बनाए, झूठे बिल जनरेट किए और डमी खातों का इस्तेमाल करके वो सारा पैसा नकद में निकाल लिया। ये नकदी बहुत ही खामोशी से चेतन चौधरी तक पहुंचाई गई। चेतन इस पैसे का इस्तेमाल अपनी लाइफस्टाइल को शाही बनाने और भविष्य में सिया के साथ किसी दूसरे देश या शहर में बसने की योजना बनाने में कर रहा था। ये एक बहुत ही क्रूर आर्थिक अपराध था जिसमें एक बेगुनाह इंसान की दौलत का बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। खौफनाक प्लान बी, अगर खाई वाला प्लान फेल हो जाता तो वो क्या करते? पुलिस की जांच में एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सच भी सामने आया जिसने खुद जांच अधिकारियों की भी रातों की नींद उड़ा दी। सिया और चेतन केवल लोहगढ़ किले के सहारे नहीं बैठे थे। रिकवर की गई व्हाट्सएप चैट से पता चला कि उन्होंने एक प्लान बी भी तैयार कर रखा था। अगर किसी कारणवश 18 जून को किले पर भीड़ ज्यादा होती या केतन खाई के किनारे नहीं जाता तो चेतन ने एक बहुत ही जहरीले केमिकल का भी इंतजाम कर रखा था। उनका प्लान था कि ट्रैकिंग के बाद जब वे दोनों वापस कार में बैठेंगे तो सिया बड़ी चालाकी से केतन की पानी की बोतल में वो केमिकल मिला देगी, जिससे उसकी मौत को एक सामान्य हार्ट अटैक या फूड पॉइजनिंग का रूप दिया जा सके। ये बात साबित करती है कि उनके दिमाग में केतन को रास्ते से हटाने का जुनून इस कदर हावी था कि वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। एक इंसान जिसके साथ आप अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रहे हैं, वो आपके लिए मौत के अलग अलग विकल्प तलाश रहा हो, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। जब पुलिस ने चेतन चौधरी की कुंडली खंगालनी शुरू की तो उसका जो अतीत सामने आया वो किसी सीधे साधे लड़के का बिल्कुल नहीं था। पुलिस सूत्रों के अनुसार चेतन इससे पहले भी स्थानीय स्तर पर कुछ छोटी मोटी धोखाधड़ी और वित्तीय हेराफेरी के मामलों में शामिल रह चुका था। हालांकि उस पर कोई बड़ा क्रिमिनल केस दर्ज नहीं था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा शॉर्टकट से पैसे कमाने की ओर रहता था। शायद यही वजह थी कि सिया ने अपनी खौफनाक साजिश के लिए चेतन को सबसे सही मोहरा माना। चेतन को ये अच्छी तरह पता था कि सिया केतन से शादी करके करोड़ों की मालकिन बन सकती है, लेकिन वो उस पैसे का लालची था, सिया का नहीं। मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि इन दोनों के बीच कोई सच्चा प्यार नहीं था, बल्कि ये दो स्वार्थी और लालची लोगों का एक बहुत ही खतरनाक गठजोड़ था। जैसे ही दोनों पकड़े गए, उनके बीच का वो तथाकथित प्यार ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। इस केस ने भारतीय न्याय व्यवस्था के साथ साथ समाज के दोहरे रवैये को भी उजागर किया। जैसे ही ये खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना ही अपना मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया। इंटरनेट पर हर दिन नई नई और मनगढ़ंत कहानियां फैलाई जाने लगी। इसी मीडिया ट्रायल के चलते सिया के भाई साहिल गोयल को भी बिना किसी पुख्ता सबूत के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। पुलिस को अपना काम करने से ज्यादा समय मीडिया द्वारा फैलाई गई इन अफवाहों का खंडन करने में लगाना पड़ा। ये स्थिति दिखाती है कि आज के डिजिटल युग में न्याय की प्रक्रिया कितनी मुश्किल हो गई है। लोग सच्चाई जानने से ज्यादा सनसनी में दिलचस्पी रखते हैं। केतन का परिवार जो पहले ही अपने बेटे की मौत के सदमे में था, उन्हें समाज के इस रवैये का भी सामना करना पड़ा, जहां लोग उनकी निजी जिंदगी को एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह देख रहे थे। ये मामला केवल सबूतों और गवाहों तक सीमित नहीं है, ये मानवीय मनोविज्ञान के उस अंधेरे कोने को भी दर्शाता है जहां लालच और स्वार्थ इंसान को अंधा कर देते हैं। सिया ने जिस तरह से महीनों तक एक दोहरी जिंदगी जी, वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। सुबह केतन के परिवार वालों के साथ शादी के जोड़े पसंद करना और रात को चेतन के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाना, ये एक साइकोपैथिक व्यवहार की निशानी है। ऐसे अपराधी समाज में बहुत ही आसानी से घुल मिल जाते हैं। वे इतने मीठे और संस्कारी होने का नाटक करते हैं कि कोई उन पर शक ही नहीं कर सकता।
केतन के साथ भी यही हुआ। वो एक सीधा साधा पारिवारिक लड़का था जो रिश्तों की सियासत को समझ ही नहीं पाया। उसने सिया के मीठे झूठ को ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मान लिया था। वर्तमान में पुणे पुलिस ने इस मामले में हजारों पन्नों की एक बेहद मजबूत चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। इसमें फोरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल सुराग, पैसे की हेराफेरी के बैंक स्टेटमेंट और 50 से अधिक गवाहों के पुख्ता बयान दर्ज हैं। सिया और चेतन दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। हालांकि कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। बचाव पक्ष के वकील इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के सिद्धांत का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वे डिजिटल सबूतों को सही बताकर पुलिस की थ्योरी में खामियां निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकारी वकील ने सबूतों की जो चेन तैयार की है वो इतनी मजबूत है कि उसे तोड़ पाना नामुमकिन सा लग रहा है। अब सभी की निगाहें न्यायपालिका पर टिकी हैं, जहाँ कानून इस बात का अंतिम फैसला करेगा कि इस क्रूर साजिश के लिए इन अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। केतन अग्रवाल के साथ हुई इस खौफनाक वारदात ने न केवल पुणे बल्कि पूरे देश के युवाओं और परिवारों को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर इस केस की लगातार चर्चा हो रही है। ये घटना हमारे समाज के लिए एक गहरी चेतावनी बन चुकी है। इसने अरेंज मैरिज, रिश्तों की पवित्रता और आपसी विश्वास की नींव पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। केतन के पिता, जो अपने बेटे की शादी के कार्ड बांटने की तैयारी कर रहे थे, आज अदालत के चक्कर काट रहे हैं। एक पिता का वो दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिसने अपने बुढ़ापे का सहारा और अपनी आंखों का तारा इस तरह से खो दिया हो। इस पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद सिया गोयल के सगे भाई साहिल गोयल का नाम भी जांच और सोशल मीडिया की बहसों में बहुत उछाला गया। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि साहिल भी इस साजिश और पैसों के लेन देन में शामिल था, क्योंकि वो चेतन को पहले से ही जानता था। हालांकि ये स्पष्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि पुणे पुलिस या किसी भी आधिकारिक जांच एजेंसी ने अब तक साहिल गोयल को किसी भी तरह का अपराधी नहीं माना है। पूछताछ किया जाना किसी के दोषी होने का प्रमाण नहीं होता। बिना किसी ठोस कानूनी सबूत और चार्जशीट में नाम आए बिना भाई वाला ये पूरा एंगल अभी तक आधिकारिक रूप से वेरीफाइड नहीं है। कानून केवल सबूतों पर चलता है, अफवाहों पर नहीं। इस पूरी दर्दनाक घटना से हमें आज के आधुनिक समाज और बदलते हुए रिश्तों के बारे में एक बहुत ही अहम और कड़वा सबक मिलता है। पहले के समय में शादियां परिवारों की साख और अपनी जान पहचान से तय होती थी, लेकिन आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में किसी भी इंसान का असली चेहरा पहचानना बेहद मुश्किल हो गया है। केतन का ये केस हर माता पिता और युवा को ये सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ कुंडलियां मिलाने, जन्म पत्री देखने या सामने वाले का बैंक बैलेंस चेक करने से रिश्ते सुरक्षित नहीं होते। आज के समय में हमें एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड चेक की भी उतनी ही ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर चमकती हुई तस्वीरें और मीठी बातें अक्सर एक बहुत गहरे और खौफनाक सच को छिपाने का काम करती हैं। किसी इंसान पर भरोसा करना या प्यार में पड़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अंधा विश्वास आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। अगर आपको किसी नए रिश्ते में कोई भी अजीब बदलाव या रेड फ्लैग दिखाई दे तो उसे कभी भी नज़रअंदाज ना करें। खुलकर संवाद करें और सवाल पूछने से ना हिचकिचाएं, क्योंकि सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है और आपकी ज़िंदगी अनमोल है। दोस्तों, केतन अग्रवाल का ये केस आज भी कई लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पुलिस जांच, मीडिया रिपोर्टों और आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति को अंतिम रूप से दोषी मानना केवल न्यायालय का अधिकार है। अगर आपको हमारी ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।